अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर अब हम देख लेते हैं कि अगर इम्पेयरमेंट आ जाए किसी एसेट के ऊपर, किसी क्लाइंट के ऊपर, तो उसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है। पर आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल लाइफ के ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के उससे समझें कि भाई इम्पेयरमेंट का खदशा कब होता है, जब इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स होते हैं। बात समझिएगा, इम्पेयरमेंट का खदशा कब होता है, जब इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स होते हैं। अब आप जब सवाल सॉल्व कर रहे थे मेरे साथ रिस्क के, तो मैंने आपको यह बताया था कि भाई सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आ रहा है प्रोडक्ट्स की डिमांड में, और आपकी सेलिंग प्राइस कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है, या आपकी सेल्स कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है। अच्छा, सेलिंग प्राइस कंटिन्यूसली डिक्रीज होने का मतलब ये है कि वो एनआरवी का रिस्क भी है आपका, कि देयर माइट बी अ रिस्क के आपकी इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे कैरी ना हो रही हो। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर आ गया, उसने प्राइसेस कम कर दी हैं, तो आपकी कॉस्ट हो सकता है ज़्यादा हो और प्राइस उससे नीचे आ जाए। वो तो बात हो गई उस एंड की कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का रिस्क। और यहां पे नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्क ऑफ पीपी की ओवर स्टेटमेंट, कि आपका जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ऐसा तो नहीं है इम्पेयर्ड और आपने इम्पेयरमेंट अप्रोप्रिएटली बुक ना की हो, तो उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स थे। और वो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं सर? वो रिस्क फैक्टर्स वही तो इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स हैं कि अगर किसी क्लाइंट पे हुए तो देयर विल बी अ रिस्क दैट योर पीपी माइट बी ओवर स्टेटेड। इस चीज को याद रखिएगा। तो सर एक तो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन या कंटिन्यूस डिक्लाइन इन सेल्स हो जाए, पहला ये हो गया। सर दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि एसेट आपका सर डैमेज हो गया हो। वो बोले कि भाई कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से कुछ जलजला आया, कोई फ्लड आया और आपका एसेट में ये खराबियां हो गई, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट। लॉजिकल सी बात है। बात समझ आ रही है? तो सर ऑल टुगेदर आपने ये देखना होता है कि भाई क्या कोई रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करता है। इम्पेयरमेंट का रिस्क फैक्टर वो क्या है? इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स। अगर इम्पेयरमेंट इंडिकेटर एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली योर एसेट इज इम्पेयर्ड। आपका कॉम्पिटिटर आ गया और आपके कॉम्पिटिटर के आने से भी एक आपका रिस्क फैक्टर इंडिकेट करता है कि भाई आपका पीपी माइट हैव बीन इम्पेयर्ड। सही जी, जो आपकी सेल्स को सिग्निफिकेंटली क्या करेगा, यानी डिक्लाइन में लेके जाएगा। तो हमने लिखा था ना, हमने लिखा था कि सेल्स हैज बीन कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग फ्रॉम दीज ईयर्स। आपको ट्रेंड देगा पूरे सवाल में कि इस साल में इतनी, इस साल में इतनी, आपको कंटिन्यूसली एक पैटर्न दिख रहा होगा कि वो डिक्लाइन में जा रही होगी। दिस इंडिकेट्स that the PP might have been impaired and no adequate impairment might have been recorded। तो अब सर ये तो हो गया एक असर्शन लेवल का रिस्क कि आपकी पीपी की वैल्यूएशन गलत हुई होगी। असर्शन क्या है? वैल्यूएशन। अब इस वैल्यूएशन की असर्शन को वेरीफाई करना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट यू आर गोइंग टू वेरीफाई एडिशन, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन। नो, आई एम हियर टॉकिंग अबाउट कि आपने ये देखना है कि क्या पीपी अप्रोप्रिएटली वैल्यू हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ, यानी कैरिंग अमाउंट पे पहुंचने के बाद, यानी पीपी के सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद जो हमने सीखे हुए हैं कि भाई आपने पहले कंप्लीटनेस चेक करनी है, आपने फ्लो टू शीट करना है, और आपने एडिशंस पे सैंपल बेसिस पे वाउच करना है, और डिस्पोजल्स को सैंपल बेसिस पे वाउच करना है। ये इंश्योर करना है कि भाई वो आपके फिक्स एसेट रजिस्टर से निकल गया हो, जो आया वो आ गया हो, और सब पेमेंट हो गई हो, पेमेंट आ गई हो, और गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल सारी चीजें। डेप्रिसिएशन में लाइफ की असेसमेंट, रीजनेबलनेस ऑफ द डेप्रिसिएशन मेथड, सब कर करा के कैरिंग अमाउंट पे पहुंचने के बाद ये देखना है। एक सीक्वेंस है ना, तब आपको समझ आता है कि हाँ यार देयर इज अ रिस्क दैट पीपी माइट हैव बीन इंपेयर्ड। अब उस असर्शन लेवल की वैल्यूएशन के रिस्क को केटर करने के लिए हम काम कर रहे हैं यहां पे। बात क्लियर है? तो अब मुझे आप एक बात बताएं कि अगर मैं ये कहूं कि अब मुझे इस वैल्यूएशन असर्शन को वेरीफाई करना है इंपेयरमेंट के लिए, तो थॉट प्रोसेस चलाएं। पहले थॉट प्रोसेस क्या है सर? थॉट प्रोसेस ये है, आप सबसे पहले मैनेजमेंट की इंपेयरमेंट असेसमेंट का तरीका समझें, मैनेजमेंट का प्रोसेस समझें। भाई आप बताएं, आप तो ऑडिटर है ना, आपने तो सेल्स को देख के असेस किया ना कि एक रिस्क इंडिकेटर है, एक रिस्क इंडिकेटर, एक इंपेयरमेंट इंडिकेटर है कि पीपी माइट हैव बीन इंपेयर्ड। तो आप पहले मैनेजमेंट का तरीका समझे कि मैनेजमेंट इंपेयरमेंट इंडिकेटर्स को, मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है समझने का, यानी मैनेजमेंट ने क्या कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं कि वो खुद आइडेंटिफाई कर ले कि एक जगह इंपेयरमेंट है या नहीं है। आपकी मेहनत कम हो जाएगी। तो सबसे पहले कहता है कि असेस करें आप मैनेजमेंट का प्रोसेस ओवर इवैल्यूएशन ऑफ इंपेयरमेंट। ये देखिए, ये लिखा हुआ, वो कह रहा है अंडरस्टैंड मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग द इंपेयरमेंट। यानी आप मैनेजमेंट का प्रोसेस समझें आइडेंटिफाई करने का और रिकॉर्ड करने का। अब मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या हो सकता है?
मैनेजमेंट में आपने कोई एक्सपर्ट्स बिठाए हुए हैं, ऐसे लोग जो कंटिन्यूसली असेस करें कि एसेट्स की लाइफ चेंज तो नहीं हो गई, यानी देखने में लग रहा हो कि यार ये एसेट इतना चल ही नहीं पाएगा, तो अगर लाइफ की असेसमेंट चेंज हो जाती है और लाइफ कम हो जाती है तो दिस इंडिकेट्स दैट योर पीपी इज इम्पेयर्ड, वो ज्यादा नहीं चलेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, whether future economic benefits are expected from that assets are same or not, यानी मैनेजमेंट असेसमेंट करके बैठी बैठी, क्योंकि वो बजट बनाती है ना, तो एक बंदे को इस पे भी लगाया हुआ है कि भाई बजट असेसमेंट में ये भी देख ले कि क्या अब जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं एसेट्स के, कि क्या इन एसेट से इतनी रिकवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो बोल रहा पहले मैनेजमेंट का प्रोसेस समझो, असेस करने का, इंपेयरमेंट इंडिकेटर्स को देखने का, कि मैनेजमेंट ने खुद क्या प्रोसेस लगाया हुआ है। क्या कोई ऐसा बंदा है मैनेजमेंट में, या मैनेजमेंट ये देखती है कि एसेट्स की लाइफ कितनी रह गई है। क्या मैनेजमेंट ये असेसमेंट करती है कि भाई हमारे एसेट्स की रिकवरेबिलिटी उतनी है भी या नहीं। तो पहले आपने मैनेजमेंट का प्रोसेस समझना है। अच्छा खुद सोचो, अगर मैनेजमेंट का प्रोसेस आप समझ गए तो आपको समझ आ जाएगी बात कि मैनेजमेंट का तरीका कार क्या है इम्पेयरमेंट असेसमेंट का, और मैनेजमेंट ने फिर उस एसेट को भी जुमरे में लिया होगा जिस पे तुम्हें शक है कि वो इम्पेयर्ड है। आई होप दिस इज क्लियर, ये बात समझ आ रही होगी। तो सर सबसे पहले तो आपने मैनेजमेंट का प्रोसेस समझ लिया। फिर जब आपने मैनेजमेंट का प्रोसेस समझ लिया तो आपको दो बातें पता लगेंगी। आया कि मैनेजमेंट ने उस एसेट के ऊपर इंपेयरमेंट कैलकुलेट की है या नहीं किया। अगर मैनेजमेंट का प्रोसेस होगा इन प्लेस, दैट मींस कि दे मस्ट हैव कंसीडर्ड दैट एसेट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इंपेयरमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे सुने। अब आपने ये कहा कि भाई मुझे मैनेजमेंट का प्रोसेस समझ आ गया, मैनेजमेंट ने अगर उस एसेट को जुमरे में लिया होगा तो यू विल आस्क मैनेजमेंट दैट प्लीज प्रोवाइड योर इंपेयरमेंट वर्किंग्स। ये सीक्वेंस है। आपने क्या कहा, मैनेजमेंट को कहा कि भाई क्योंकि आप फाइनेंशियल्स बनाने के जिम्मेदार हैं, आप मुझसे बेहतर पोजीशन में होते हैं असेसमेंट करने के लिए, आपको पता है क्या डिमांड है गुड्स की, क्या प्राइसेस हैं, आपके खर्चे कितने हैं। तो आप एक काम करें भाई, आप मुझे कैश फ्लो प्रोजेक्शन बना के दें। तो आपसे वो पूछेगा कैश फ्लो प्रोजेक्शन क्यों बना के दूं, तो आप ये बोलेंगे भाई आप कैश फ्लो प्रोजेक्शन मुझे इसलिए बना के दें बिकॉज वी नो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग देन अस। आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं इस चीज को, तभी तो आप फाइनेंशियल्स बनाते हैं, तभी तो आप ये सारी चीजें करते हैं, तभी तो गोइंग कंसर्न की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो क्योंकि सब आप तो बेहतर जानते हैं, तो आप मुझे वैल्यू इन यूज की वर्किंग बना के दें कैश फ्लोज की, जिसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू लूंगा कैश फ्लोज की और मैं उसकी वैल्यू इन यूज को चेक करूंगा और मार्केट से उसकी फेयर वैल्यू लूंगा, विच एवर इज हाई मेरी क्या बन जाएगी, रिकवरेबल अमाउंट। मैनेजमेंट का अभी बना देते हैं। तो भाई सबसे पहले फिर वो कहता है मैनेजमेंट का प्रोसेस समझने के बाद असेसिंग के इंपेयरमेंट कैसे असेस करते हैं वो, उसके बाद बोलो भाई आप इंपेयरमेंट वर्किंग दे दें। तो सर उसके बाद लिख के देता है ऑब्टेन इंपेयरमेंट वर्किंग फ्रॉम द मैनेजमेंट। अब उसके अंदर क्या क्या आ रहा होगा सर, सेल्स आ रही होगी, सीओजीएस आ रहा होगा, एडमिन आ रहा होगा, सेलिंग आ रहा होगा, नेट कैश इनफ्लो आ रहे होंगे, और सर फिर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेते थे प्री टैक्स रेट से। सर कौन से रेट से, प्री टैक्स रेट। सर प्री टैक्स रेट से लेने का मतलब यह है कि भाई आपने जो रेट दिया हुआ आपको, लेट से अगर मैं एग्जांपल दूं, आपका रेट चल रहा है कोई सर 17% का, तो आप उसको आफ्टर टैक्स नहीं कीजिएगा, बिफोर टैक्स लेना, क्योंकि आप ये देखते हैं कि टैक्स इंप्लीकेशंस को हटा के ये एसेट इन इट्स इंटायरिटी मुझे कितने कमा के देगा। बात क्लियर है जानी, आगे सुनिएगा। फिर हमने ये कहा कि भाई चलें, ये तो आपने इंपेयरमेंट वर्किंग ऑब्टेन कर ली ना, क्या मैं इस इंपेयरमेंट वर्किंग पे भरोसा करूं, यकीन कर लूं कि ये सही है। नहीं सर, आई कैन नॉट ट्रस्ट इट। आपने तो सिर्फ उसको बोला कि भाई तो प्रोजेक्शंस बना के दे, अब आपने चेक करनी है इसकी रीजनेबलनेस। अच्छा अब एक एक करके जरा चलते हैं यहाँ पे। रीजनेबलनेस का मतलब ये है कि भाई इसने जो प्रोजेक्शंस में सेल्स की अमाउंट्स ली हैं, तो उस सेल के अंदर सर हमारी क्वांटिटी कितनी है, उस सेल के अंदर जो सेलिंग प्राइस ली गई है वो क्या ली गई है। आया फ्यूचर ईयर्स में सेलिंग प्राइस इंक्रीज होती जा रही है, तो अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज होती जा रही है तो आपकी जो क्वांटिटी है वो रिडक्शन पे जानी चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि सामने वाला बंदा कह रहा है कि भाई मैं सेलिंग प्राइस भी बढ़ाता रहूंगा, मेरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती रहेगी। दैट मीन्स कि वो तो ये प्रोजेक्शन इन्फ्लेट करके बैठा हुआ है। उसूल ये कहते हैं इकोनॉमिक्स के कि भाई सीधी सी बात है, अगर आप सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेंगे इवन तो आपका कॉम्पिटिटर भी मौजूद है, तो सेलिंग प्राइस के इंक्रीज करने से आपकी क्वांटिटी यूजुअली कम होनी चाहिए अनलेस यू आर इन अ मोनोपोली। तो सर ये आंकड़े बैठते हुए नहीं दिखते, और आप ये कहेंगे कि क्या उसने
क्या उस बंदे ने कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लिया? यानी अब आप सारी चीजें क्या कर रहे हैं, अब आप असेस कर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं रीजनेबलनेस कि क्या ये प्रोजेक्शन सही बनी हुई है नहीं। क्योंकि देखो आप इस पे कंक्लूड करेंगे, देखो अगर यहां पे जो वैल्यू इन यूज की प्रेजेंट वैल्यू आएगी, ठीक है जी, वो आप यूज करेंगे एज अ रिकवरेबल अमाउंट, और 99% केसेस में ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से ज्यादा ही होती है। तो अगर ये ज्यादा आई, यानी ये रिकवरेबल अमाउंट जितनी ज्यादा होगी और आपकी कैरिंग अमाउंट कम होगी, तो आप कहेंगे इंपेयर्ड नहीं है, जबकि हो सकता है असल में इंपेयर्ड हो। पर इंपेयरमेंट क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये प्रोजेक्शंस फेक होंगी, रीजनेबल नहीं होंगी। तो यू नीड टू इवेल्युएट दी रीजनेबलनेस ऑफ दी वर्किंग्स। तो मैंने रीजनेबलनेस को चेक करने के लिए आपको दो तीन प्रोसीजर बता दिए, दो तीन प्रोसीजर बता दिए। अब एक और एग्जांपल, मैंने कहा यहां पे एडमिन और सेलिंग आ रहे हैं। अच्छा अब आप देख रहे हैं, अच्छा ये इसको मैं कहता हूं इंटरनल कंसिस्टेंसीज को चेक करना। क्या चेक करना? इंटरनल कंसिस्टेंसीज। अब मैं आपको अगर कहूं कि ऊपर सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है और यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो नीचे सेलिंग एक्सपेंस भी तो इंक्रीज होना चाहिए। डोंट यू थिंक कि आपको कमीशन भी देना चाहिए? तो आप प्लॉजिबल रिलेशनशिप बनाएंगे कि भाई क्या ये हालात वाकया सही हैं। एक और तरीका है क्वांटिटी को चेक करने का, आप ये देखेंगे पास के अंदर कितनी चीज कितनी कहां कहां कैसे बिकी है। मार्केट नॉर्म्स, मार्केट टर्म्स क्या रहे हैं, मार्केट में इसके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, मार्केट शेयर कितना है। तो उससे भी एक असेसमेंट बन जाती है कि क्या वो इस काबिल भी है कि वो इतने पे इसको बेच पाएगा या नहीं बेच पाएगा। तो ये आप चेक कर रहे हैं रीजनेबलनेस ऑफ द वर्किंग्स प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट। तभी तो आप कहेंगे मैंने ऑब्टेन किया सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसको हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको हम क्या कहते हैं? टेस्टिंग ऑफ कैश फ्लोज। मैं ये कर रहा हूं यहां पे, जो मैं आपको सिखा रहा हूं कि जो मैनेजमेंट ने प्रोजेक्शंस बनाई हैं आप उसको टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा टेस्ट करने के लिए प्लीज सुनिएगा, टेस्ट करने के लिए आपके पास फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन है ना, तो इसकी रीजनेबलनेस को चेक करने के ये प्रोसीजर्स हैं। कल को तुम्हें कोई बोले कि यार इंपेयरमेंट थी तुमने बुक नहीं की, तो तुम बोलोगे भाई मैंने ये काम किया था। आप भी अगर यही काम करते तो आपका कंक्लूजन भी यही होता। अनलेस के मुझे कुछ और पता लग जाता मैं सही कर लेता। इसमें एक और चीज भी होती है, वो भी सिखा देता हूं। इसमें एक और चीज आप ये करते हैं कि आप सेंसिटिविटी चेक लगाते हैं। सेंसिटिविटी चेक, सेंसिटिविटी चेक क्या होता है जरा सुन लीजिएगा कि पूरे कैश फ्लोज के अंदर जो बने हुए हैं कौन सी चीज ज्यादा सेंसिटिव है। अगर मैं कॉस्ट को 10% से बढ़ा दूं, जो कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो मेरे कैश फ्लोज पे क्या इंपैक्ट आता है। तो ये चीज आपको मतलब एक गेज करने में हेल्प करती है कि यार अगर मैंने सेंसिटिविटी चेक लगाया किसी एक पैरामीटर के ऊपर, तो क्लाइंट ने भी प्रोजेक्शन बनाते वक्त ना उस पर हल्का हाथ रखा होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता होगा क्लाइंट को कि ये छेड़ूंगा ना तो कैश फ्लो आउट हो जाएगा, वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी, इंपेयरमेंट आ जाएगी। तो यू नीड टू परफॉर्म सेंसिटिविटी चेक ऑल्सो। यानी जो मैंने जितनी भी बातें कही हैं आपको जानी, ये आपको भेजे में रखनी है जस्ट टू इवेल्युएट। आज तक उसने पूछा नहीं है, अगर वो ये पूछ ले कि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर्स यू विल परफॉर्म टू चेक द रीजनेबलनेस ऑफ द वर्किंग्स प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, तो उसके लिए आप ये बातें लिख सकते हैं। और हो सकता है आपको प्रोजेक्शन दे तो आप बता सकते हैं ये करूंगा। तो दिमाग हाजिर रखना है। अच्छा जी, ये तो बात हो गई कि मैंने रीजनेबलनेस चेक की है, तो मैंने आपको जज्बात में बहते हुए बता दिया। पर आपने एक चीज का और ख्याल करना है कि जो डेटा यूज हुआ है, जो डेटा यूज हुआ है, लेट से 2000 जो 22 है वो करंट ईयर है। मैं यहां पे लिखता हूं सर, 2022 क्या है जानी? करंट ईयर है। अब जाहिर सी बात है बेस प्राइस तो यहां से उठाऊंगा ना, बेस यूनिट्स तो यहां से उठाऊंगा ना। तो ये देख लेना कि सोर्स डेटा, बेस्ड डेटा, सोर्स डेटा जो यूज हुआ है क्या वो सही यूज हुआ या नहीं हुआ। अगर सोर्स डेटा में भंड निकला तो मतलब आप ये बात समझ लें कि आगे की प्रोजेक्शंस भी क्या होंगी, गलत होंगी। तो यू नीड टू वेरीफाई द सोर्स डेटा। अब मैं आपको यहां पे एक चीज सिखाता हूं। सोर्स डेटा की बात आपने एक्सपर्ट के आइजा में भी की है। सोर्स डेटा की मतलब कहां करते हैं? एक्सपर्ट के आइजा में। क्योंकि देखो अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट अपॉइंट करती है ना, कोई एक्सपर्ट अपॉइंट करती है, लेट से कोई इंटरनल बंदा नहीं बनाना, एक्सटर्नल बंदा बना रहा है कोई ये प्रोजेक्शंस, तो उसके पास जो डेटा जाता है तो हम कहते हैं जो उसको डेटा भेजा है वही हमें भेजो। अगर हम खुद इवेल्युएट कर रहे हैं, हम अपना एक्सपर्ट भी अपॉइंट कर सकते हैं। इफ यू थिंक दैट दिस इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, तो फिर वही वाली बात है, वो पूरा आपका एक्सपर्ट का आइजा यहाँ चिपक जाएगा। उसके प्रोसीजर्स कि आप अपॉइंट करते हैं उस बंदे की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज और उसकी ऑब्जेक्टिविटी को चेक करेंगे, उससे एग्रीमेंट करेंगे, उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, वो सारी चीजें फिर से अप्लाई हो जाएंगी। खैर अब वो इसके बाद ये कहता है इवेल्युएट एंड चेक द सोर्स डेटा फ्रॉम विच वर्किंग हैज बीन मेड।
सही है जी। आगे फिर वो कहता है इवेल्युएट द रीजनेबलनेस ऑफ द अजम्पशंस यूज्ड बाय द मैनेजमेंट इन प्रिपेयरिंग वैल्यू इन यूज कैलकुलेशन इंक्लूडिंग डिस्काउंट रेट। क्लियर है? अच्छा अब मुझे आप एक बात बताएं, मैंने सारे पैरामीटर्स को वेरीफाई कर लिया, मैनेजमेंट का प्रोसेस समझ लिया, वैल्यू यूज की कैलकुलेशन ली, सोर्स डेटा आपस में कंसिस्टेंसी डेटा को वेरीफाई कर चुका हूं, अब मैं रिकैलकुलेट करूंगा। बच्चे सबसे बड़ी बेवकूफी करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं वी विल रिकैलकुलेट द वैल्यू इन यूज। भाई क्यों वैल्यू इन यूज को तुम रिकैलकुलेट करोगे? पहले उसके अंदर जो चीजें उसको तो वेरीफाई करो, पर उसको वेरीफाई करने का टेक्निकली मेरे पास कोई इनवॉइस नहीं होगी, उसको वेरीफाई करने की टेक्निकली मेरे पास कोई इनवॉइस नहीं होगी। अच्छा इनवॉइस क्यों नहीं होगी? क्योंकि तो फ्यूचरिस्टिक है, तो इसलिए मैं अजम्पशंस को चेक करूंगा। चेक करने के तरीके बता दिए, एक और बता देता हूं, बातों बातों में याद आ गया। आप दिसंबर फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 22 2000 का ऑडिट करें, 2022 दिसंबर का ऑडिट करें, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2022 का आप ऑडिट कर रहे हैं। सही है जी। मैनेजमेंट ने प्रोजेक्शंस बनाई है 23 एंड ऑनवर्ड्स की 5 ईयर्स के लिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब 5 सालों की प्रोजेक्शन मैनेजमेंट बना के बैठी हुई है, तो आप ये भी तो कर सकते हैं ना कि मैनेजमेंट ने जो यूनिट्स की अजम्पशन ली है कि 2023 में हम इतने बेचेंगे, तो आपको अगर 2 महीने हो चुके हैं ऑडिट करते हुए, तो उन 2 महीने का हिसाब किताब पूछ लो, 2 महीने का लेजर निकलवाओ, सेल्स टीम के पास जाओ और सेल्स टीम को कहो उनकी कि भाई मुझे आप ये बताएं कि आपने 2 महीने में कितनी सेल्स की है। अगर 2 महीने की सेल्स साल की यूनिट से मैच होती हुई दिखती है तो मतलब दिस इज रीजनेबल। यानी लेट से मैनेजमेंट ने अज्यूम किया था 10,000 15,000 यूनिट्स बेचेंगे और शुरू के 2 महीने में सिर्फ 100 यूनिट्स बिके हैं, तो डू यू थिंक दैट दिस इज रीजनेबल? नो सर। तो रीजनेबलनेस को चेक करने का तरीका भी यह है कि भाई आप जो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है सब्सिक्वेंट टू द पीरियड एंड की, यानी सब्सिक्वेंटली पीरियड एंड के बाद की, वो भी इवेल्युएट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और फिर सर आखिर में लिख के देता है रिकैलकुलेट कर लें वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन एंड कंपेयर करें विद कैरिंग अमाउंट टू असेस दैट वेदर देयर इज इम्पेयरमेंट और नॉट। अब सारे पैरामीटर्स वेरीफाई हो चुके हैं। और सर आखिरी चीज, इफ यू थिंक कि आपके बस की बात नहीं है, तो यू मे कंसिडर अपॉइंटिंग योर ओन ऑडिटर्स एक्सपर्ट, और फिर वो पूरा आयदा लग जाएगा यहाँ से। बात क्लियर है सर? इसको यहाँ खत्म करते हैं, अगली क्लास में नए प्रोसीजर शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह।